चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 12वीं का ये पेपर है आपके राजनीतिक विज्ञान का। तो इसकी पूरी फुल्ली आंसर की हम आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल करेक्ट, कोई भी प्रश्न इसमें गलत नहीं रहेगा। तो पहला प्रश्न है इसमें एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन है। इसमें देखिए, शीत युद्ध के दौरान सबसे बड़े प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता था। तो इसमें ऑप्शन सी, जिस भी बच्चे ने करेक्ट लगाया ऑप्शन, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बर्लिन की दीवार। ठीक है, तो सब ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यूरोप के एकीकृत बाजार का गठन कब हुआ। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे जनवरी 1993 में क्या रहेगा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपके कितने मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं क्या, और कितने क्वेश्चन आपको गलत गए क्या। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार संगठन कब प्रभावी हुआ। तो ये 2006 में आपके प्रभावी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या रहेगा, आपका करेक्ट आंसर रहेगा क्या। अगला क्वेश्चन है 1950 के दशक में निम्न में से कौन सा देश फ्रांस का उपनिवेश था। तो यहाँ पे वियतनाम आपके ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन ब यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण क्या है, वस्तु प्रभावी है, पूंजी प्रभावी है, विचार प्रभावी है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके रहेंगे, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन द यहाँ पे क्या रहेगा, आपके करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है आपके, वैश्वीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है। तो यह संचार व प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपके। आंध्र प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया। तो आंध्र प्रदेश राज्य आपका 1956 में अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन द यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्न में से प्रथम पंचवर्षीय योजना में जुटे अर्थशास्त्री विशेषज्ञ कौन थे। तो वो थे जेसी कुमारप्पा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। जिसने भी ए ऑप्शन लगाया बिल्कुल करेक्ट आंसर उसके यहाँ रहने वाला है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। तो वो 1956 में यह प्रारंभ आपके हुई थी क्या। तो ऑप्शन ए। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने नंबर यहाँ से बन रहे हैं क्या। आंसर की बिल्कुल एकदम श्योर करेक्ट है। निम्न में से वार्सा पैक्ट का समर्थन देश था। तो ये सोवियत संघ यहाँ पे सही आंसर रहेगा। निम्न में से भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो प्रथम विदेश मंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे थे। भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कब की। तो यहाँ 25 जून 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी क्या। भारत में संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक कौन थे। तो जयप्रकाश नारायण यहाँ पे क्या थे, भारत में संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक थे। अगला है, भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ। तो भारत में चौथा आम चुनाव 1967, मतलब कि ऑप्शन यहाँ पे स यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा क्या। अगला प्रश्न है, नागालैंड कब पूर्ण राज्य बना। तो नागालैंड 1963 में पूर्ण राज्य बना। 1979 1985 के मध्य असम में किस देश के घुसपैठियों के विरुद्ध आंदोलन चले। तो यहाँ पे ये बांग्लादेश यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर अ यहाँ पे बिल्कुल सही है क्या आपके। 1989 में बनी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किस प्रधानमंत्री ने किया। तो वीपी सिंह ने यहाँ पे उसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन ब यहाँ पे करेक्ट है। बामसेफ का गठन कब हुआ। तो 1978, ऑप्शन नंबर द यहाँ पे क्या रहेगा, आपका डी बिल्कुल सही है। 1978 में क्या किया इसने, बामसेफ का गठन हुआ था क्या। इसी के साथ ये आपके एमसीक्यूज फिनिश होते हैं। अब आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके, समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 के बाद अस्तित्व में आया। तो ये क्रांति के 1917 की क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्रांति। 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान संधि पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पे किस संधि पर किए थे। तो सिंधु जल संधि पर उन्होंने यहाँ पे हस्ताक्षर किए थे क्या। सिंधु जल संधि यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा क्या। अगला है, 1941 में अटलांटिक चार्टर पर रूजवेल्ट तथा ने हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पे आ जाएगा चर्चिल। अगला क्वेश्चन है, नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध में एक विश्वव्यापी मंच है। तो यहाँ पे आ जाएगा विश्व सामाजिक मंच है। विश्वव्यापी मंच या विश्व सामाजिक मंच। ठीक है, ये करेक्ट आंसर इसका रहेगा क्या। अगला क्वेश्चन है आपके, योजना आयोग की स्थापना सन में हुई थी। तो किस सन में हुई थी। 1950 में, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष किया गया था। तो यहाँ 42वें संविधान संशोधन। तो यहाँ पे आ जाएगा 42, यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर रहेगा क्या। इसी के साथ ये आपके अतिलघुतात्मक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन यहाँ से आपके फिनिश होते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न इसमें, आसियान की स्थापना कब व किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर
करके हुई थी? तो आपके फर्स्ट में आंसर रहेगा आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र हस्ताक्षर करके की गई थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जिसने भी ये लिखा है बिल्कुल उसके फुल्ली मार्क्स यहाँ पे 1 नंबर मिल जाएगा उसे। अगला क्वेश्चन है, यूरोप संघ की विदेश एवं रक्षा मामलों में क्षमता समिति क्यों है? कोई एक कारण बताइए। तो इसमें लिख सकते हो आप कि विदेशी रक्षा मामलों में यूरोपीय संघ की सीमित क्षमता का एक कारण सदस्य देशों के बीच विदेश नीति तथा रक्षा प्राथमिकताओं से भिन्नता है। अगला है, एक देश का नाम लिखिए जहां भारत के नागरिक बिना पासपोर्ट, पारपत्र और वीजा के आ जा सकते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो नेपाल। ठीक है, नेपाल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। दशेज का पूरा नाम लिखिए। तो दशेज का पूरा नाम सार्क या दशेज या इंग्लिश में इसको शार्क भी अपन बोलते हैं। तो शार्क का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन रहेगा क्या? ठीक है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अगला क्वेश्चन है, EVM का पूरा नाम लिखिए। तो EVM के ऊपर वाला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को आपके मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, EVM का पूरा नाम लिखिए। तो EVM का पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का पूरा नाम होता है क्या? अगला क्वेश्चन है, प्रथम आम चुनाव निर्वाचन आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्यों? कोई 2 कारण बताइए। तो इसमें आप लिख सकते हो कि पहला तो आम चुनाव आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण था क्योंकि उस समय निरक्षरता बहुत अधिक थी, और दूसरा इसमें लिख सकते हो चुनाव कराने के लिए पर्याप्त संसाधन भी नहीं थे। लास्ट इस मतलब अगला क्वेश्चन है, इसमें आज़ादी के वक्त भारत के सामने विकास के कौन से 2 प्रमुख मॉडल थे? लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं स्वतंत्रता के समय भारत के सामने विकास के 2 मॉडल थे। पहला था इसमें पूंजीवादी मॉडल और दूसरा था समाजवादी मॉडल। तो जिसने भी लिखा है बिल्कुल सही आंसर है उसका। अगला प्रश्न है आपके, भारत में पंचवर्षीय योजना का विकल्प कहाँ से लिया? तो इसमें आप लिख सकते हो कि भारत में सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजना का अवधारणा को अपनाया गया है कि वहाँ से लिया गया। तो सोवियत संघ इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था? तो इसको अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा प्राप्त था भारतीय संविधान के। ठीक है, 370 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा अनुच्छेद। काशीराम के दल बहुजन समाज पार्टी में बहुजन से क्या अभिप्राय है? तो काशीराम की पार्टी में बहुजन समाज पार्टी से बहुजन से तात्पर्य कि बहुसंख्यक लोगों से है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक भी इसमें शामिल थे। तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण हेतु किस आयोग ने सिफारिश की थी? तो इसमें कि मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर मंडल आयोग ने। इसी के साथ एक क्वेश्चन नंबर आपके जो MCQs के बाद फिल इन द ब्लैंक्स और इसके ये अति लघुतात्मक के बाद अब सेक्शन B यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो 4th क्वेश्चन यहाँ पे लघुतात्मक प्रश्न स्टार्ट है आपके, लगभग 50 शब्दों में आपको आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट करना था क्या? तो पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ एवं भारत के संबंध सदैव मधुर रहे हैं, उपरोक्त कथन के पक्ष में कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हो कि पहला, सोवियत संघ ने भारत को विशेषकर शीत युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान की, और दूसरा, भारत और सोवियत संघ के बीच मजबूत रासायनिक संबंध थे और जो वे अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक दूसरे के रुख का समर्थन करते थे क्या? ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 परिणाम लिखिए। तो इसमें लिख सकते हो आप, पहला, शीत युद्ध की समाप्ति और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभुत्व वाली एक ध्रुवीय दुनिया का उदय, और दूसरा, पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया में कई नए स्वतंत्र राज्यों का निर्माण। अगला प्रश्न है, भारत मालदीव संबंधों पर विशेष संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारत मालदीव संबंधों के बीच घनिष्ठ संबंध था तथा रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग है। भारत मालदीव के आर्थिक विकास में एक प्रमुख साझेदार रहा और संकट के समय सहायता प्रदान करता रहा। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका और स्वामित्व का मसला विवादास्पद है, इस कथन को संक्षेप में समझाइए। तो इसमें आप लिख सकते हो कि कई देशों ने अंटार्कटिका पर क्षेत्रीय दावे किए हैं, जिसके कारण संप्रभुता को लेकर विवाद उत्पन्न हुए हैं। अंटार्कटिका संधि प्रणाली का उद्देश्य इन परस्पर विरोधी दावों का प्रबंधन करता है, लेकिन स्वामित्व का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनसंघ ने किस विचारधारा पर जोर दिया?
तो जनसंघ ने हिंदू राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक एकीकरण पर जोर दिया। अगला प्रश्न है, भारत की राजनीति में आया राम गया राम टिप्पणी कीजिए। तो भारतीय राजनीति में आया राम गया राम का एक मुहावरा है जिसका प्रयोग राजनेताओं द्वारा बार बार दल बदल करने के लिए किया जाता है, जो राजनीतिक अस्थिरता अवसरवादिता को दर्शाता है। यह व्यक्तिगत लाभ के लिए विधायकों द्वारा दल बदलने की घटना को संदर्भित करता है। अगले प्रश्न देखिए अब आप देखिए, प्रिवी पर्स से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि प्रिवी पर्स भारत में पूर्व रियासतों के शासकों को दिए जाने वाले भुगतान की एक प्रणाली थी, जो 1947 में उनके राज्यों के भारतीय संघ में एकीकृत होने और 1949 में पूर्ण रूप से विलय होने के बाद दी जाती थी। ठीक है, तो इसमें आपको ये लिखना था क्या। अगला 1974 में गुजरात के छात्रों ने आंदोलन क्यों किया, संक्षेप में लिखें। तो 1974 में गुजरात के छात्रों का विरोध प्रदर्शन, जिसे नव निर्माण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, बढ़ती कीमतों, भ्रष्टाचार तथा आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण शुरू हुआ था। छात्रों के तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल के इस्तीफे की मांग की और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का आरोप भी लगाया गया। तो अगला 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौते के कोई 2 बिंदु संक्षेप में लिखिए गया। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि राजीव लोंगोवाल समझौते, जिसे पंजाब समझौते के नाम से भी जाना जाता है, का उद्देश्य पंजाब में अशांति का एक दौर के बाद शांति बहाल करना था। इसके 2 मुख्य बिंदु थे। पहला तो इसमें क्षेत्रीय मुद्दे, चंडीगढ़ को पंजाब को सौंप दिया जाएगा, जबकि पंजाब के कुछ हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को दे दिए जाएंगे। और दूसरा इसमें मुख्य बिंदु था पुनर्वास, हिंसा के प्रभावित लोगों द्वारा पुनर्वास किया जाएगा। 1984 के दंगों की जांच की जाएगी। तो ये इसमें बहुत ही 2 बिंदु महत्वपूर्ण थे। अगला क्वेश्चन है, 1989 के बाद लगातार गठबंधन की राजनीति क्यों प्रभावी रही, संक्षेप में लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हो कि 1989 के बाद भारत में एक दलीय प्रभुत्व में गिरावट के कारण गठबंधन की राजनीति प्रमुख हो गई थी। चुनाव में कोई एक पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर सकी, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार बनने के लिए विभिन्न पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ। इस युग में विविध राजनीतिक विचारधाराएं एक साथ आई, जिससे स्थिरता के लिए गठबंधन सरकारें आवश्यक हो गई गया। ठीक है, इसी के साथ आपका सेक्शन बी भी यहाँ पे कंप्लीट। अब यहाँ से आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। तो इसमें पहला है, आसियान की संक्षिप्त उपलब्धियां बताते हुए इसके प्रासंगिक विचार प्रकट कीजिए। और दूसरा है, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किए, विवेचना कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हो कि समानता और साझेदारी की भावना में संयुक्त प्रयासों के माध्यम से आर्थिक विकास की सामाजिक प्रगति को बढ़ावा दिया। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में शांति स्थिरता में योगदान दिया। व्यापार, निवेश, संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को सुविधाजनक बनाया। तो इस प्रकार से आप इसमें आंसर लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन है आपके, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की चिंता करना क्यों आवश्यक है, कारणों को सुस्पष्ट करते हुए विवेचना कीजिए। और क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आने वाले मुख्य मुद्दों की विवेचना कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हो कि पर्यावरण मुद्दे राष्ट्रीय सीमाओं से परे जाकर संपूर्ण ग्रह को प्रभावित करते हैं। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, संसाधनों की कमी, प्रभावी समाधान के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। जैव विविधता की रक्षा करना तथा सतत विकास सुनिश्चित करना वर्तमान की भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आप इसमें और भी आंसर ऐड कर सकते हो क्या। अगले प्रश्न है आपके, तो देखिए, वैश्वीकरण के कोई 3 आर्थिक प्रभाव लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन था, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को स्पष्ट करना है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि वैश्वीकरण में, तो पहला इसमें लिख सकते हो व्यापार और निवेश में वृद्धि, दूसरा अधिक प्रतिस्पर्धा, और तीसरा नए बाजारों को प्रौद्योगिकी तक पहुंचाना। तो इसी पे आपको थोड़ा इसमें और भी लिखना था। अगला प्रश्न है, भारत में चीन संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और अथवा करके क्वेश्चन दिया है, भारत की परमाणु नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ठीक है, तो इसमें आप आंसर लिख सकते हो कि वर्ष 1949 में नई चीन की स्थापना के बाद अगले वर्ष भारत ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। इस तरह भारत चीन लोक गणराज्य को मान्यता देने वाले प्रथम गैर समाजवादी देश बना। वर्ष 1954 के जून माह में चीन, भारत और म्यांमार द्वारा
सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत यानी पंचशील प्रवर्तित किए गए, ठीक है। और इसमें और भी आप ऐड कर सकते हो। इसी के साथ अब डी सेक्शन है, तो डी सेक्शन में आपको निबंधात्मक प्रश्न लिखने थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है आपको 18, मानवाधिकार की आवश्यकता वर्तमान समय में प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है, उपरोक्त कथन की विवेचना कीजिए। और अगला क्वेश्चन है इसमें अथवा करके सुरक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक अवधारणा की विवेचना कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि दुर्व्यवहार से सुरक्षा, समानता और गैर भेदभाव, जवाबदेही, संघर्ष की रोकथाम और विकास, इन प्रमुख टॉपिक्स पे आप इन पे लिख सकते थे इसमें, ठीक है। अगला है क्वेश्चन आपके, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ थी, विवेचना कीजिए। और भारत के विभाजन के परिणामों की विस्तृत विवेचना कीजिए। भाई जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद विभाजन अलग अलग हुए, तो उस समय क्या क्या रिजल्ट थे उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। और लास्ट क्वेश्चन है, विश्व के राजनीतिक मानचित्रों को में निम्न देशों को अंकित कीजिए, जिसमें भारत, जापान, म्यांमार, फ्रांस दे रखा है और अथवा में आपको दे रखा है राजनीतिक मानचित्रों में देशों को अंकित करना है। इसमें चीन, नॉर्वे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आपको दे रखा है। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। कमेंट में हमें बताइए कितने नंबर आपके आ सकते हैं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, और आपका प्यार हम पर ऐसे ही बनाते रहिए।